हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑलवेल्ड सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टिक वेल्डिंग यानी कि एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस में डिफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि डिफेक्ट्स आने के कारण क्या होते हैं और उसके उपाय क्या है, वो आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। जैसे कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर नहीं अपनाएंगे तो वेल्डिंग में डिफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि बेस मेटल को अच्छी तरह से क्लीन नहीं होना, जो इलेक्ट्रोड होता है उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं करोगे, उसमें मॉइस्चर है या कई जगह पे डंप किया हुआ इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिफेक्ट्स आते हैं। वेल्डिंग के करंट पैरामीटर्स अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से वेल्डिंग में डिफेक्ट्स आते हैं और उसकी वजह से वेल्डिंग की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वेल्डिंग में डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, उसके रीजन क्या है और उसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, ये आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। वेल्डिंग में आने वाले डिफेक्ट्स ह्यूमन एरर यानी कि वेल्डर की गलती की वजह से आ सकते हैं, या स्किल पुअर है, स्किल अच्छा नहीं है, वेल्डिंग की टेक्निक सही नहीं है, वेल्डिंग के पैरामीटर सही नहीं है, उसकी वजह से डिफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे स्पैटर्स। जैसे कि आपको स्पैटर्स पता ही होगा कि किस तरह से वेल्डिंग हाई पैरामीटर्स की वजह से स्पैटर आते हैं। और ये स्पैटर का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है डंप इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड डंप किया हुआ यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चर है इलेक्ट्रोड में, लॉन्ग आर्क लेंथ यूज़ कर रहे हैं, एसी पावर सोर्स में भी थोड़े स्पैटर आते हैं, हाई करंट है, रॉन्ग पोलरिटी है, ऑयल है, रस्ट है, तो उसकी वजह से स्पैटर आते हैं। अभी यहाँ पे पॉसिबल कॉजेज क्या है? एम्पेरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से स्पैटर्स आते हैं। आर्क लेंथ और वोल्टेज काफ़ी हाई है, आर्क लेंथ हाई है, तो उसकी वजह से स्पैटर आते हैं। अभी उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या हमें लेनी है जिससे स्पैटर कम हो सकते हैं? जैसे कि एम्पेरेज यानी कि करंट हम लोग को डिक्रीज करना है, आर्क लेंथ रिड्यूस करना है, वोल्टेज को रिड्यूस करना है, तो उसकी वजह से आपके जॉब में आने वाले स्पैटर रिड्यूस हो सकते हैं। उसी तरह से दूसरा डिफेक्ट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन हाई हीट इनपुट की वजह से प्लेट का इसी तरह से इमेज में दोनों बाजू में मुड़ना, इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। जो डिस्टॉर्शन की वजह से अगर शीट मेटल में वेल्डिंग कर रहे हो तो उसमें बेंड आता है, तो उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। अभी उसके पॉसिबल रीज़न क्या है? एक्सेसिव हीट इनपुट, यानी कि हायर पैरामीटर की वजह से हीट इनपुट बढ़ जाता है, उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आता है। तो अगर आपकी जॉब में डिस्टॉर्शन का डिफेक्ट आता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या लेनी चाहिए? जैसे कि यूज रिस्टेंट क्लैंपिंग अच्छी तरह से करोगे, उसको बेस मेटल को होल्ड करोगे, डिस्टॉर्ट होने से रेजिस्ट हो जाएगा और उसकी वजह से डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। साथ साथ में वेल्डेड असेंबली को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग टैकिंग करोगे, लोअर एम्पेयर कम करोगे, उससे हीट इनपुट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ट्रैवल स्पीड आपकी अगर इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से भी हीट इनपुट रिड्यूस होके डिस्टॉर्शन को आप अवॉइड कर सकते हो। तीसरा डिफेक्ट है वेवीनेस ऑफ बीड, यानी कि बेल्डिंग की जो लेंथ है वो पैरेलल नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। और उसके रीज़न क्या होते हैं, पॉसिबल कॉजेज क्या होते हैं? अनस्टेडी हैंड, यानी कि आपकी अगर प्रैक्टिस सही नहीं है और आपका हाथ अगर स्टेडी नहीं है तो उसकी वजह से वेवीनेस ऑफ बीड, यानी कि वेल्डिंग की जो बीड है वो स्ट्रेट नहीं आती। उसकी वजह से आपको दोनों हाथ से शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपकी प्रैक्टिस सही हो तो आपकी वेल्डिंग की बीड स्ट्रेट आएगी और ये डिफेक्ट को आप अवॉइड कर सकते हो। और एक वेल्डिंग डिफेक्ट यहाँ पे दिखा है बर्न थ्रू, यानी कि हाई हीट इनपुट, यानी कि करंट ज़्यादा होने की वजह से प्लेट में होल हो जाता है और उसको बर्न थ्रू बोला जाता है। ये डिफेक्ट्स नॉर्मली शीट मेटल की वेल्डिंग करते समय आपको दिखता है। इसका पॉसिबल रीज़न क्या है? जैसे कि एक्सेसिव हीट इनपुट है, करंट पैरामीटर ज़्यादा है, तो उसके लिए आप लोअर एम्पेरेज सिलेक्ट करके स्मॉलर डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज़ करके और ट्रैवल स्पीड एडजस्ट करके आप ये डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हो। फ्रेंड्स, कई बार जब भी हम लोग प्लेट में ग्रूव वेल्ड या पाइप में वेल्डिंग करते हैं तो एक्सेसिव पेनेट्रेशन करके डिफेक्ट आता है। जैसे कि एक्सेसिव पेनेट्रेशन यानी कि पेनेट्रेशन का ज़्यादा निकलना, इसको एक्सेसिव पेनेट्रेशन बोलते हैं। इसका पॉसिबल रीज़न होता है हाई हीट इनपुट और इम्प्रॉपर वेल्डिंग की टेक्निक, स्किल सही नहीं है, तो उसकी वजह से ये
डिफेक्ट आता है। उसके लिए आप लोअर एम्पेयर सिलेक्ट करके स्मॉलर डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज़ करके और ट्रैवल स्पीड अगर आप सही रखोगे, टेक्निक सही रखोगे, तो ये एक्सेसिव पेनिट्रेशन का डिफेक्ट आप अवॉइड कर सकते हो। एक्सेसिव पेनिट्रेशन यानी कि ज़्यादा पेनिट्रेशन, उसके उल्टा जैसे कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन यानी कि कम पेनिट्रेशन निकलना, रूट रन कम निकलना, इसको लैक ऑफ पेनिट्रेशन बोलते हैं। इसके पॉसिबल रीजन जैसे कि इम्प्रॉपर जॉइंट का प्रिपरेशन, इम्प्रॉपर वेल्डिंग की टेक्निक्स और इनसफिशिएंट हीट इनपुट यानी कि लोअर करंट एम्पेयर अगर सिलेक्ट करोगे तो ये डिफेक्ट आता है। अभी इसके लिए करेक्टिव एक्शंस क्या होती है वो अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि बेस मेटल की थिकनेस अगर ज़्यादा है, जॉइंट प्रिपरेशन सही नहीं है, तो उसकी वजह से जॉइंट प्रिपरेशन आपको सही से करना होगा। आर्क जो है वो लीडिंग एज पे रखनी पड़ेगी, ट्रैवल स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा, एम्पेरेज हायर रखने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे और लार्जर डायमीटर का इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करके लैक ऑफ पेनिट्रेशन का जो डिफेक्ट है वो अवॉइड कर सकते हो। सही टेक्निक्स की यूज से भी लैक ऑफ पेनिट्रेशन अवॉइड हो सकता है। लैक ऑफ फ्यूजन ये भी एक वेल्डिंग डिफेक्ट है जो कि इम्प्रॉपर पास सीक्वेंस, पुअर वेल्डिंग टेक्निक्स और स्किल की वजह से आता है। एम्पेरेज लो होने की वजह से बेस मेटल जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होता है और वहाँ पे लैक ऑफ फ्यूजन का डिफेक्ट आता है। उसके लिए हीट इनपुट कम रहेगा, प्रॉपर टेक्निक्स नहीं रहेगी, वर्कपीस डर्टी होगा, तो ये डिफेक्ट्स आने के चांसेस रहते हैं। अभी उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या है, जैसे कि एम्पेरेज यानी कि करंट को इंक्रीज करना है, लार्जर डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तो भी एम्पेरेज इंक्रीज हो जाएंगे और उसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन का डिफेक्ट नहीं आएगा। बेस मेटल को अच्छी तरह से क्लीन करना है, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स यूज़ करने हैं, इलेक्ट्रोड का एंगल सही रखना है, आर्क लेंथ सही रखनी है। इसी तरह से इनकम्प्लीट फ्यूजन को आप अवॉइड कर सकते हो। स्टिकी स्लैग रिमूवल यानी कि हार्ड स्लैग रिमूवल उसमें क्यों आता है, जैसे कि इम्प्रॉपर बेस मेटल क्लीनिंग, इम्प्रॉपर इंटरपास टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, ओवरहीट हीटेड जॉब, फास्ट ट्रैवल स्पीड, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, हाई करंट, ये सब रीज़न होते हैं स्टिकी स्लैग रिमूवल के। तो इसी तरह से प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक से स्लैग रिमूवल इजी हो सकता है। स्लैग रिमूवल अगर इजी नहीं होगा तो उसकी वजह से स्लैग इंक्लूजन यानी कि वेल्डिंग में इसी तरह से इमेज में जिस तरह से दिखा है, स्लैग का इंक्लूजन यानी कि स्लैग अंदर फंस जाता है और उसकी वजह से स्लैग इंक्लूजन दिखाता है। तो उसके रीज़न क्या है कि द वेल्डिंग करंट अगर आप कम ले रहे हो तो उसकी वजह से स्लैग इंक्लूजन आएगा, बेड कॉन्वेक्स आएगी, सरफेस अच्छी तरह से क्लीन नहीं है, वेल्डिंग का जो स्पीड है, ट्रैवल स्पीड, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये डिफेक्ट को हम लोग किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि करंट को इंक्रीज करके वेल्डिंग का जो ट्रैवल स्पीड है वो सही से मेंटेन करना है, उसको स्लैग और वेल्डपुल के साथ मिक्स नहीं होने देना है, बेस मेटल की जो एजेस है वो अच्छी तरह से क्लीन करना है, इलेक्ट्रोड का एंगल सही रखना है। इसी तरह से हम लोग स्लैग इंक्लूजन के डिफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट देखेंगे पोरोसिटी। पोरोसिटी ऑयली, रस्टी और डर्टी प्लेट की वजह से, अनस्टेबल आर्क, पुअर वेल्डिंग टेक्निक्स, डंप इलेक्ट्रोड के यूज़ करने से इलेक्ट्रोड के अंदर मॉइस्चर है तो पोरोसिटी आती है। पोरोसिटी यानी कि वेल्डिंग में कुछ होल्स आपको विजुअली दिखते हैं तो उसको पोरोसिटी बोलते हैं और उसको अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, डिक्रीजिंग वेल्डिंग करंट यानी कि करंट कम कर सकते, यूजिंग स्मॉलर आर्क लेंथ को शॉर्ट करके अच्छी तरह से प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर से इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे, इलेक्ट्रोड को रिड्राई करोगे, प्लेट के ऊपर अगर मॉइस्चर है, ऑयल है तो उसको रिमूव करके प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स का यूज़ करके ये डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट है अंडरकट। अंडरकट यानी कि हायर एम्पेरेज की वजह से, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, साइड में कट आ जाता है।
इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड का एंगल है, आर्क लेंथ हाई है, तो दोनों बीड के साइड में वेल्डिंग का बेस मेटल कट जाता है और उसको अंडरकट बोला जाता है। अभी ये अंडरकट को अवॉइड करने के लिए आपको आर्क लेंथ को रिड्यूस करना है, वोल्टेज को रिड्यूस करना है, इलेक्ट्रोड का जो एंगल है वो आप सही रखोगे, आर्क लेंथ अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे, स्मॉलर डायमीटर का यूज़ करोगे, ट्रैवल स्पीड को भी कम करोगे, तो अंडरकट को आप रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट देखेंगे क्रैक। एक रेयर डिफेक्ट है, जैसे कि ये कॉमन डिफेक्ट नहीं है। ये डिफेक्ट आता है पुअर टेक्निक्स की वजह से, हाई हीट इनपुट, रॉन्ग बेस मेटल सिलेक्शन, अगर बेस मेटल की डक्टिलिटी सही नहीं है, कूलिंग रेट फास्ट है, इम्प्रॉपर जॉब फिटअप है, तो ये डिफेक्ट आता है। ये डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए सही तरह का बेस मेटल सिलेक्शन करना। अगर आप हेवी थिकनेस में वेल्डिंग कर रहे हो तो प्री हीटिंग करके आप उस कूलिंग रेट को रिड्यूस कर सकते हो और उससे भी क्रैक को रिड्यूस हो जाएगा। जॉइंट का सिलेक्शन और जॉइंट का प्रिपरेशन सही होना, जॉइंट की जो असेंबलियाँ बना रहे या जॉब है उसको अच्छी तरह से क्लैंपिंग करके आप ये डिफेक्ट को अवॉइड कर सकते हो। इसी तरह से वेल्डिंग के डिफेक्ट्स अभी हम लोग ने देख लिए। साथ साथ में अभी हम लोग देखेंगे साउंड वेल्ड क्वालिटी के लिए जीरो डिफेक्ट वेल्डिंग क्वालिटी किस तरह से लाई जा सकती है। जैसे कि वेल्डिंग में जीरो डिफेक्ट वेल्ड क्वालिटी अगर चाहिए तो आपको करेक्ट वेल्ड बिल्ड सीक्वेंस, वेल्डिंग का सीक्वेंस सही रखना पड़ेगा, करेक्ट डायामीटर सिलेक्शन, जॉइंट और प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड का डायामीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट ट्रैवल स्पीड, इलेक्ट्रोड का जो वेल्डिंग करते समय ट्रैवल स्पीड आपका सही होना चाहिए, वेल्डिंग की टेक्निक सही होना चाहिए, इलेक्ट्रोड का एंगल सही होना चाहिए। ये सब चीज़ें वेल्डिंग की क्वालिटी निर्भर करती है। साथ साथ में स्टैंडर्ड आर्क लेंथ, करेक्ट ट्रैवल स्पीड, करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल, एक्सेलेंट रिस्टार्ट और करेक्ट वेल्डिंग पैरामीटर के यूज से आप जीरो डिफेक्ट वेल्ड यानी कि साउंड वेल्ड क्वालिटी पा सकते हो।